नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, अगर आप भी एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए टॉप 10 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि हम आप सभी के लिए वही क्वेश्चन लाते हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को अपने मोबाइल फ़ोन पर डेली पाने के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जब टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो वो आपकी स्क्रीन के सामने है। त्राइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन ए है सिकंदर और पोरस के बीच में, ऑप्शन बी है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, ऑप्शन सी है अकबर और हेमू के बीच में एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो बताइएगा फिर दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? त्राइन का जो दूसरा युद्ध है वह किस किस के बीच में लड़ा गया? तो जितने भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल बहुत बढ़िया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइन का जो दूसरा युद्ध है दोस्तों वो लड़ा गया था। एंड अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो त्राइन का दूसरा युद्ध है वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों 1192 में, आपको याद रखना है 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था वो विजय हुआ था, उसकी जीत हुई थी। और आपको दोस्तों ये पता भी होना चाहिए कि त्राइन का जो पहला युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो जो त्राइन का पहला युद्ध है दोस्तों वे लड़ा गया था 1191 में। 1191 में पहला लड़ा गया था और 1192 में उससे एक साल बाद दूसरा लड़ा गया था। जो पहला लड़ा गया था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों जो त्राइन का पहला युद्ध लड़ा गया था वह भी इन्हीं के बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान थे वे विजयी हुए थे। और जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें कौन विजयी हुआ था? तो उसमें जो था वो मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। आपको दोस्तों ये जो दोनों युद्ध है ये याद रखने हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप दोस्तों पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो वो पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, पूरे चांसेस है दोस्तों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने जो वो आ गया है। तो बताइएगा दोस्तों, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे जो वो स्टार मार्क कर लीजिएगा और कहीं पे नोट जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, बी है मंत्री परिषद, सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड डी है भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों बताइएगा, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस वक्त जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपकी जो तैयारी है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो वो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? दोस्तों कौन सा मुगल शासक ऐसा था जो कि अनपढ़ था, अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है औरंगजेब, सी है अकबर एंड डी है जहांगीर। तो दोस्तों जो मुगल शासक अनपढ़ था यानी अशिक्षित था वे था अकबर। बिल्कुल दोस्तों, कौन था? अकबर। ऑप्शन सी राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी है थाईलैंड, सी है ब्रिटेन एंड डी है इटली। तो बताइएगा फिर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन इसका जितना भी कैंडिडेट ने ए बताया है बिल्कुल सिंगापुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? सिंगापुर में हुई थी। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। तो बताइएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऐसा क्वेश्चन पिछली बार एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में भी आया था दोस्तों। अगर आपने 2019 का एग्जाम दिया होगा तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312 एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो दोस्तों बताना है आपको क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल का
प्रावधान है। दोस्तों ऑप्शन बी जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं बिल्कुल, तो जो अनुच्छेद 352 है दोस्तों भारतीय संविधान का, उसमें आपातकाल का प्रावधान है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बहुत बढ़िया तैयारी आपकी, अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइएगा महात्मा गांधी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा या फिर चित्तरंजन दास होगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बताइएगा क्या होगा, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन सी, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को? ऑप्शन ए है आउटपुट, बी है एल्गोरिथम, सी है इनपुट एंड डी है कैलकुलेशन। तो बताइएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी इनपुट। जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं इनपुट, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है दोस्तों उसे इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर दोस्तों प्रदर्शित करता है, जो कंप्यूटर हमें दिखाता है मॉनिटर के सामने, उसे आउटपुट कहते हैं। बिल्कुल। एंड उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत में राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा आपको नोट जरूर करना है दोस्तों, कोई ना कोई क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में फंस सकता है। बिल्कुल, भारत में राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों? ऑप्शन ए है 30 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 35 वर्ष एंड डी है 45 वर्ष। तो बताना है आपको कि जो राज्यों के राज्यपाल बनते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी 35 वर्ष जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है वो कितनी होती है? वो एंड लोकसभा, दोस्तों अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। एंड दोस्तों इसी के साथ ही लोकसभा न देखकर आपको डायरेक्ट आ जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो भी दोस्तों 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों जो आपके पंचायत के इलेक्शन होते हैं, अगर आपको आ जाए कि पंचायती चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 21 वर्ष होती है। आपको याद रखना दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो वो आपको नोट करते हुए चलने हैं। एंड इसी के साथ ही आपको आ जाए कि वोट डालने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है, तो भी आप सभी को पता होगा। आप सभी इस वक्त 18 वर्ष के ऊपर हो चुके होंगे। तो दोस्तों जो 18 वर्ष है वो वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र जो वो होती है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने लायक नहीं है, सभी क्वेश्चन जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4A। दोस्तों यहाँ पे आपको 2, 3 और 4 एस ना दे करके रोमन में भी हो सकते हैं, और दोस्तों रोमन में ही होंगे। बिल्कुल, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाग 4A, बहुत बढ़िया, भाग 4A इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी यही रहेगा। और क्वेश्चन है कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? दोस्तों ऑप्शन ए है ब्लॉक पर्वत या बृहस्पति पर्वत, बी है अवशिष्ट पर्वत, सी है संचित पर्वत एंड डी है वलित पर्वत। तो बताना है आपको कि जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है वह किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वलित पर्वत। जी हाँ दोस्तों, वलित पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन जीके के, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। अगर आपको इनमें से कोई प्रश्न जो वो नहीं आता हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा। एंड आप इन 10 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न जो वो इस वक्त राइट कर पाए हैं, आप अपना स्कोर जो वो कमेंट बॉक्स में
अवश्य बताइएगा। 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा वो इससे थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर आप दोस्तों 7 से कम क्वेश्चन जो वो राइट कर पाते हैं तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारी जनरल साइंस की आएगी बहुत ही जल्द। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अपने मोबाइल फोन पर डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन में, या फिर दोस्तों नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिमाचल।